भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। लेकिन वहीं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच में सत्ता संघर्ष के साथ अगर वैदिक ब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्ष की बात आती है तो इन दोनों के बीच के संघर्ष पर काफी साक्ष्य इस पुस्तक भ्रम का पुलिंदा के साथ साथ वैदिक युग का घालमेल पुस्तक में भी दिया गया है। इन सारे साक्ष्यों के अतिरिक्त भी निम्न साक्ष्य और प्रस्तुत है भरहुत स्तूप की खुदाई से स्तंभ और उसके साथ लगी वेदिका मिली है, जिसका छायाचित्र यहां आप लोग चित्र में भरहुत से प्राप्त स्तंभ और वेदिका के नाम से देखें। उत्खनन से प्राप्त इस स्तंभ और ठीक उसके लगे हुए वेदिका को चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3 और चित्र संख्या 4 के नाम से विभक्त करते हुए चिह्नित किया गया है, जिसे देखें। इस स्तंभ चित्र में जिस स्थान पर संख्या 1 अंकित है उसी स्थान पर से बम्ही लिपि में लिखा हुआ सुगनम राजे का पूरा अभिलेख मिला था। अब इस अभिलेख में जो सुगनम राजे लिखा है उसमें नन प्रत्यय का स्वरूप है, जो पाली विभक्ति अनुसार छठी विभक्ति के बहुवचन स्वरूप का होता है, जिस नन का प्रयोग मूल धातु के साथ का की के लिए संबोधन हेतु किया जाता है। जैसे बुद्धानम यानी बुद्धों का बुद्धों के लिए किया जाता है, तन्हानम तृष्णा का, देव मनोरसानम देवता और मनुष्य का जैसे शब्दों हेतु प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार सुगनम राजे यानी सुग के राज में पाली में सुग लिखा जाता है और इसी सुग को संस्कारित करके हिंदी या संस्कृत में लिखेंगे तो उसे शुंग लिखा जाता है। अब यहां ध्यान दें कि भरहुत से मिले इस स्तंभ अभिलेख पर संपूर्ण वाक्य लिखा है। नागरी लिपि सुगनंग सुगनम राजे रंजे गागीपुतस विसदेवस पोतेण गोतिपुतस सागरजुस पुतेण वाचिपुतेन धनभूतिन कारितम तोरणाम शिलाकम्मता च उपन्न, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद सुगनम यानी सुग के राज में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र, गोप्ति पुत्र तथा अंगारद्युत का पुत्र, वात्सय वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। अब यहां एक बात की ओर और ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले ब्रह्मवंशी समुदाय के कलम कसाई लेखक लोग विकिपीडिया के माध्यम से शुंग वंश सुगवंश के नाम से दो पात्रों को अलग अलग 2 स्थानों पर स्थापित कर दे रहे हैं, जिसमें पुरातात्विक रूप से सत्यापित पहले शुंग वंश का मिलना विदिशा जनपद से होता है, तो वही किताबी रूप विकिपीडिया से स्थापित दूसरे शुंग वंश को कुरु और पंचाल जनपद के बीच के स्थान पर दिखाया जाता है, जिससे सामान्य लोग बहुत ही ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस वजह से वैसे पाठकों से अनुरोध है कि आप लोग उसके लिए बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच घटित घटना वाले समय की गणना करें और जिस समय घटना घटित हो रही थी उस समय बृहद्रथ मौर्य की सत्ता कहां तक बची थी, उस राज की सीमाओं पर भी गौर करें, क्योंकि बृहद्रथ मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग की सत्ता का निर्माण भी तो उसी राज्य सीमा के भीतर ही हुआ था। बृहद्रथ मौर्य की सत्ता ईसा पूर्व 185 वर्ष तक स्थापित थी, लेकिन ईसा पूर्व 185 वर्ष से पूर्व ही उत्तरी पश्चिमी भूभाग गंधार, कंबोज, वर्तमान अफगानिस्तान पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। जिस यवनों की राज सीमा दिन प्रतिदिन पूर्व की ओर बढ़ते हुए चली आ रही थी, जिस वजह से बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के साथ यवनों का संघर्ष भी हुआ था। ईसा पूर्व 185 वर्ष के समय तक तो पश्चिमी भाग का बृहद्रथ मौर्य के हाथ से निकलकर यवनों के अधिकार में चला गया था, यानी कुरु और पंचाल जनपद ईसा पूर्व 185 वर्ष से पहले ही यवन के अधीन चला गया था, जिस वजह से उस क्षेत्र पर बृहद्रथ मौर्य का अधिकार ही नहीं था। अब जो भूभाग
बृहद्रथ मौर्य के पास बचा ही नहीं, उस भूभाग को पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कैसे कर सकता है? और जब पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कर नहीं सकता है, तो फिर उस क्षेत्र का शासक पुष्यमित्र शुंग कैसे बन सकता है ना सोचनीय बात। देखें, बृहद्रथ मौर्य के क्षेत्र का मानचित्र, यह तो निश्चित ही एक सुनिश्चित एजेंडा के तहत लेखन का परिणाम है, ताकि ऐसे लेखन से लोगों को भटकाया जाए। जैसे किसी चोर द्वारा जब किसी भैंस की चोरी की जाती है, तो चोर द्वारा भैंस स्वामी और अन्य ग्रामीण को भटकाने हेतु चोरी की गई भैंस को चोर पूर्व दिशा की ओर ले जाता है, लेकिन भैंस की गले में बंधी घंटी को चोर अपने दूसरे साथी द्वारा बजाते हुए पश्चिम दिशा की ओर ले जाने को कहता है, ताकि उस घंटी की आवाज से भैंस का स्वामी सहित अन्य ग्रामीण को यही लगे कि चोर भैंस की चोरी करने के बाद उस भैंस को पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा है। यह जानकर सभी लोग उस चोर को पकड़ने हेतु पश्चिम दिशा की ओर भागना शुरू कर दें, और इधर चोर बड़े आराम से उस भैंस को लेकर पूर्व दिशा की ओर निकल जाए। यहां भी शुंग वाली घटना में कुछ वैसा ही खेल होता दिख रहा है। पुष्यमित्र शुंग का सारा पुरातात्विक साक्ष्य विदिशा जनपद से मिला है, जिसको आप लोग ऊपर में अवलोकन भी किए होंगे, और कुछ अन्य साक्ष्य का पुनः अवलोकन यहां करें। भरहुत स्तूप के उत्खनन से जो स्तंभ मिला है, उस स्तंभ से सटे वेदिका में अंकित चित्र संख्या 2 और 3 को देखें, जिसका नजदीक से लिया गया वृहद फोटो भरहुत स्तूप से वेदिका लेख के नाम से यहां दिया जा रहा है। उस वेदिका पर बने चित्र पर घोड़ा पर बैठा हुआ एक राजसी परिवार के व्यक्ति का चित्र बना है, और घोड़े पर बैठा व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। साथ ही इस स्तंभ के बगल में बनी दीवार पर जो लिखावट है, वह वैदिक संस्कृत लिपि का न होकर वमही लिपि का है। और वमही लिपि का प्रयोग कौन करता है, यह तो आप सभी लोग जानते हैं। इस स्तंभ पर की लिखावट में जो नाम लिखा है, वह कोई और नहीं बल्कि शुंग वंश का शासक रेवतीमित्र है, और साथ ही उसने चित्र में अपने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। अब राज्य प्रमुख के हाथ में गरुड़ मशाल को देखकर कोई भी दावे के साथ कह सकता है कि शुंग वंश के राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ चिन्ह ही था। साथ ही उस स्तंभ पर लिखा हुआ स्तंभलेख को देखें। नागरी लिपि वेदिसा चाप देवाया रेवतीमित भार्या ये पठम थभो दानम, जिसका अर्थ रेवतीमित्र की पत्नी भार्या ने विदिशा धनुष पथ पर भगवान को स्तंभ दान दिया। अब यहां एक बात की ओर और ध्यान दें कि निश्चित एजेंडाधारी लोग सामान्य लोगों को मित्र शब्द पर भी दिग्भ्रमित करते हुए कहते हैं कि पुष्यमित्र नाम में जो मित्र शब्द है, यह मित्र ईरानी शब्द है, जबकि इसी निश्चित एजेंडा पर कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मित्र को सूर्य का पर्यायवाची बता रहे हैं। अब इस निश्चित एजेंडाधारी के लेखनी की वजह से आज के समय में काफी लोग दिग्भ्रमित हैं, जबकि आज सभी लोगों को पता चल गया है कि बम्ही लिपि की वर्णमाला में शी और त्र वर्ण की उपस्थिति नहीं है। अब जिस वर्णमाला में त्र और शे जैसे कई अन्य वर्ण बम्ही लिपि की वर्णमाला में नहीं है, तो उन अनुपस्थित वर्णों से बनने वाला शब्द का निर्माण बम्ही लिपि के द्वारा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बम्ही लिपि के समय मित्र से जुड़ा हुआ जितना नाम देखने को मिलता है, उन सभी अभिलेखों में मित्र के जगह पर मित्र लिखा हुआ मिलता है, जिस वजह से पुष्यमित्र के जगह पर पुष्यमित्र होता है, जिस मित्र का अर्थ पाली में दोस्त, सखी या मित्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से स्थानों पर मित्र बोलने की प्रथा है। इसी मित्र को जब संस्कृत में संस्कारित करते हुए लिखेंगे या बोलेंगे, तो उस परिस्थिति में यह मित्र का स्वरूप धारण कर लेता है। उसी संस्कृत वाले मित्र के जगह पर पाली भाषा के समय मित्र का और भी नाम देखने को मिलता है, जैसे संघमित्र के जगह पर संघमित्र, रेवती मित्र के जगह पर रेवती मित्र, पुष्यमित्र के जगह पर पुष्यमित्र आदि।